Hello students, today we will discuss about ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होती है, ये किस किस पे डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, उसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, वो देखते हैं। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom in ground state। ठीक है, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट सेल में होगा, ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम ग्राउंड स्टेट में। उससे जो एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ग्राउंड स्टेट में है, और उसके जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे ये आपका ए एटम है, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है और आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है। आइसोलेटेड का मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है ना, बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, बल्कि आइसोलेटेड स्टेट में। गैसियस आइसोलेटेड एटम हो गया, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमने इसको एनर्जी दी, ठीक है, ये एनर्जी जो है, जो इसको इस गैसियस एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये जो एनर्जी है जो हमें चाहिए इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। आया समझ में? ये गैसियस एटम है आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब किसी के साथ बॉन्ड ना बना रहा हूँ। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये हमेशा कैसी होती है, एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस है, इसमें देखो एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ एनर्जी सिस्टम में दे रहे हैं, तो कैसी प्रोसेस होगी, ये एंडोथर्मिक। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कैसा होगा ये प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक, जिसमें हम हीट एनर्जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम में दे रहे हैं। इसके बाद जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सक्सेसिव का मतलब जैसे IE1, ठीक है, उसके बाद IE2, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी था। तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब देखिए, मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, तो ये IE1 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, ए पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस ए पॉजिटिव में से गैसियस स्टेट में हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये IE2 हो गया, है ना। फिर इसमें से A2 पॉजिटिव में हमने
आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, A3 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। तो यहाँ पर ये IE1, यहाँ IE2 और यहाँ IE3 सेम एटम होना चाहिए ना। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उस कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरह ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है जो वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड होगा जो इसका, यानी IE1 लेस होगी, फिर IE2 और फिर IE3, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा भाई, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो जो प्रोटॉन का नंबर तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, और साइज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से, मान लो ये है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये जो प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहेगा न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी है जो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस का और आउटर सेल का ये बढ़ गया है, और इसमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या होगा, अब आसानी से नहीं निकलेगा, टाइटली बाउंड होगा, और इस वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो फिर क्या होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है साइज और कम हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या और मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जैसे जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे साइज कम होता जाएगा, एटॉमिक साइज, और उस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच, वो इंक्रीज होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। जब फैक्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया मिनिमम अमाउंट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। सक्सेस कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव होता है हमेशा। आयनाइजेशन एनर्जी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक रेडियस है जो आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक रेडियस है जो आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। भाई एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो यहाँ पर ये है, ये यहाँ है, अब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ा, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जैसे जैसे हमने रेडियस बढ़ाई, एटॉमिक रेडियस, जो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ाते हैं न्यूक्लियस और इसमें आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, और कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव। और इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव कर सकते हैं तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसकी कम है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए,
तो यहाँ पर साइज बड़ा है तो ये अट्रैक्शन क्या हो गया, कम होगा, ये लूजली बाउंड हो गया, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वहां पर लेस हो जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड फैक्टर है आपका शिल्डिंग इफेक्ट। अब जो भी एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे, ठीक है, वो क्या होंगे आयनाइजेशन एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शिल्डिंग इफेक्ट, तो शिल्डिंग इफेक्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, ठीक है, जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है उसको इनर सेल के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, न्यूक्लियस से, उसको कहते हैं हम शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या था, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसको शिल्डिंग इफेक्ट कहते थे। एटॉमिक रेडियस यदि जो शिल्डिंग इफेक्ट के क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आयनाइजेशन जो एनर्जी या एंथैल्पी है वो शिल्डिंग इफेक्ट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और एटॉमिक रेडियस जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी, है ना। शिल्डिंग इफेक्ट यदि ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का कम होगा, ये प्रोटेक्ट कर लेंगे, और प्रोटेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन और जो ये प्रोटॉन है न्यूक्लियर चार्ज, इनके बीच, न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि जो एटॉमिक साइज के या एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जितने भी फैक्टर, वो आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो वहां शिल्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्टली, यानी शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। थर्ड फैक्टर है आपका यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव, अब क्या होता है ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बार बार नहीं कराएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन पोटेंशियल के या आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो तीन फैक्टर ये हो गए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है आपका पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, फोर्थ है आपका पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। तो देखिए पेनिट्रेशन पावर का मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उससे क्लोजनेस से जो ऑर्बिटल है, जो उसकी जो ऑर्बिटल है उसकी क्लोजनेस कितनी है न्यूक्लियस से, उसको कहेंगे हम उसकी पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके पास एस ऑर्बिटल होगा सबसे ज्यादा क्लोज, है ना। उसके बाद कौन सा होगा, पी, फिर डी, और फिर लास्ट में एफ। तो एस ऑर्बिटल है जो वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है ना, इसलिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा, और इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है ना।
तो पेनिट्रेशन पावर एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है, यानी क्लोजनेस है जो एस ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से वो सबसे पास होगा। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा है। एफ ऑर्बिटल सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर यानी क्लोजनेस है जो न्यूक्लियस से सबसे कम है। और जितना ज्यादा पास होगा तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी है जो एस ऑर्बिटल की ज्यादा होगी और एफ ऑर्बिटल की कम होगी। तो पेनिट्रेशन पावर है जो वो एस में सबसे ज्यादा होती है ऑर्बिटल में, और एफ में सबसे कम होती है, ये भी याद रखना। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल में जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। तो एस ऑर्बिटल सबसे पास होता है न्यूक्लियस के और एफ ऑर्बिटल सबसे दूर होता है। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सेम होना चाहिए, यानी जो सेल है एन वो क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब सेम होगा, ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने पर जो ऑर्बिटल देखेंगे तो एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी और एफ की सबसे कम होगी। तो इस वजह से एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा एस में सबसे ज्यादा और एफ में सबसे कम। ठीक है, जब सेम क्या हो? सेल हो, सेम सेल कह लो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल हो गया। फोर्थ है हो गया आपका। फिफ्थ है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर ही कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिफ्थ फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। मोर स्टेबल होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी चीज है वो अपनी स्टेबिलिटी को क्यों छोड़ेगी। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। और इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी? उसमें लार्ज होगी। तो ये याद रखना, फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लार्ज होती है। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों होती है? ड्यू टू एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे मान लो ये डी ऑर्बिटल 5 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये सिमेट्रिकल है। हर ऑर्बिटल में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, और सिमेट्री है जो हमेशा क्या होती है? स्टेबिलिटी को लीड करती है। सिमेट्री की वजह से ये स्टेबल होगा। तो एक फैक्टर तो ये हो गया हाफ फील्ड और फुली फील्ड का। ठीक है, फुल्ली फील्ड होगा तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब भी क्या होगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा इसमें आता है एक्सचेंज एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ, तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ फर्स्ट चैप्टर में आप देखते हो ना। तो ये दो कारण होते हैं, एक तो सिमेट्री के कारण और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दूसरा होता है आपका एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो एनर्जी है जो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से
और यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, ये स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये फर्स्ट चैप्टर में है आपके, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है वो मोर स्टेबल है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लार्ज होती है। इसमें यह क्वेश्चन कई बार आता है। अब देखते हैं हम ट्रेंड क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये जनरल ट्रेंड है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में जाएंगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, और जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, अभी बताया था ना, मान लो ये 2 सेल है, यहाँ पर ये 3 कर दिया, तो यहाँ पर साइज बढ़ गया, है ना। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है, और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, अभी पढ़ा था हमने। इसलिए टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस आपकी डिक्रीज होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, इस वजह से ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये एक ऑर्डर ये आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसको ऐसे, ये ऑर्डर कई बार पूछते हैं कि भाई इनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो हाँ, ये लेफ्ट टू राइट है ना, पीरियड में है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन जो बेरिलियम है और नाइट्रोजन है, ठीक है, बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है बोरोन से ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आपका ये होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ये ऑर्डर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेरिलियम है जो, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बोरोन, बेरिलियम है जो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, ठीक है, और बोरोन की होती है 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर ये जो s ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड है, तो इस s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू p से निकालना। इस वजह से ये फुल्ली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से जो बेरिलियम है इसका
आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी पढ़ा था ना हमने हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड है ये, हाफ फील्ड और ये फुल्ली फील्ड है वो मोर स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल होता है और इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बेरिलियम में ऐसा जो फुल्ली फील्ड है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल है जो वो क्या होगा, हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड क्या होता है, मोर स्टेबल है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी, नाइट्रोजन की, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होगी, ऑक्सीजन में देखो 1s2 2s2 ठीक है और 2p4। तो p में यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड नहीं है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बाहर क्या होगा, आसान। अब इसमें p4 में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें 2p4 में, तो ये 2p3 हो जाएगा, है ना। और अब ये हाफ फील्ड हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो हाफ फील्ड हो गया तो अब ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा, है ना। तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है और इस वजह से ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से क्या होगी, नाइट्रोजन से कम होगी। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ले, मान लो ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन पूछे तो किसकी ज्यादा होगी। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो बोरोन है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब ये क्या हो गया 1s2 2s2। अब ये हाफ फील्ड हो गया, ये फुल्ली फील्ड हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है ना। इसमें से यदि हम सेकंड देखें तो इसमें क्या होगा 2s1 हो जाएगा। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसी तरह नाइट्रोजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2p2 रह जाएगा। और यदि ऑक्सीजन की देखें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो 1s2 2s2 2p4, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2s2 2p3। अब ये हाफ फील्ड हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ऑक्सीजन में और इसमें आसान होगा जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है आपकी वो बोरोन की ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फील्ड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट में देखते हैं तो फर्स्ट में तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से और बेरिलियम की बोरोन से। आप एनसीईआरटी में ये याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना। बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया करो, क्योंकि ये सवाल कई बार आते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा है, थर्ड इससे ज्यादा है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हो रहा है, ठीक है। तो हाफ फील्ड होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर होता है आयनाइजेशन एनर्जी को देखने के लिए। तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी यदि लार्ज है, आयनाइजेशन एनर्जी लार्ज है, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी लेस है, तो जितनी लेस होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर होगा, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी यदि लार्ज है
तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा होगा। इसलिए जो आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है ना, तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, ड्यू टू लेस आयनाइजेशन एनर्जी। भाई लेफ्ट में सबसे कम होगी ना, तो लेस आयनाइजेशन एनर्जी से क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मोस्टली मेटेलिक होते हैं। जब हम राइट में जाते हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होते हैं। तो जैसे हेलोजन है, तो हेलोजन में देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, और इस वजह से ये क्या होंगे, नॉन मेटल, और नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना कम ये आयनाइजेशन एनर्जी होगा, मेटेलिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना ज्यादा होगा। जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम ये लार्ज होगी, उतना नॉन मेटेलिक होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी है जो टॉप टू बॉटम है, जो इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि लेफ्ट साइड होंगे वो मेटल होंगे और राइट साइड की तरफ होंगे पीरियोडिक टेबल में, वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, और ट्रेंड क्या है आपका पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थैंक यू।